राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य की रूपरेखा। संसार के सामान्यतः सभी साहित्यों में एक बात मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है, वो ये कि आरंभ में साहित्य का लिखित रूप सर्वत्र पद्यात्मक ही मिलता है। इसका मुख्य कारण ये है कि पद्य में भावनाओं एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने में सुविधा होती है। थोड़े में बड़ी बात सरस ढंग से कही जा सकती है, याद भी रखी जा सकती है। सभ्यता के आरंभिक युग में जबकि मनुष्य भावनात्मक अधिक रहता है, तब पद्य ही लिखा जाता है। धीरे-धीरे विचार बुद्धि बढ़ती है, तब लगता है समाज केवल भावना पर नहीं चल सकता, उसमें चिंतन की भी आवश्यकता पड़ती है। यथार्थ की कठोर भूमि पर भी उतरना पड़ता है और तभी वो भाषा के गद्य रूप की ओर जाती है। हिंदी की भी वही स्थिति रही। भारतीय साहित्य की मूल रागिनी समूहमुखी है। इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा। देश काल की स्थिति के अनुरूप जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब हिंदी साहित्य में मिलता है। समूह की ध्वनि जब बदलती है, साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को प्रारंभ से अब तक 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। वीर गाथा काल सन 1050 से 1400 तक, भक्तिकाल सन 1400 से 1700 तक, रीतिकाल सन 1700 से 1850 तक और आधुनिक काल सन 1850 से अब तक। हिंदी का प्रारंभिक काल घोर अशांति और राजनीतिक हलचल का काल था। ऐसे समय में वीर गाथाओं की ही रचना संभव थी। देश में युद्ध की ध्वनि ही प्रधान थी। तत्कालीन रचना राजाओं के आश्रय में ही हुई। कवि विशेष रूप से अपने आश्रय दाताओं की प्रशंसा में ही लगे रहे। समय पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में भी कूद पड़ते। कलम और तलवार दोनों को चलाने में अपनी कुशलता का परिचय देते थे। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो वीर गाथा युग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें छंदों का विस्तार और भाषा का सौंदर्य दोनों ही मिलते हैं। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दिन्नो, लगन बरग रच सरब दिन द्वादश ससिलिन्नो, सै 11 अरु 30 साक संवत परमाना, जो पितृ कुल शुद्ध बरण बरी रखऊं प्राणा। जगनिक कवि का आला खंड भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। आला खंड की 2 पंक्तियां तो आज भी अल्हैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ सुनाई दी जाती हैं। 12 बरिस लय कूकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। अमीर खुसरो भी इसी काल में हुए। उनकी पहेलियों और मसनवियों का हिंदी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। खुसरो की कविता में युग प्रवर्तन का आभास मिलता है। खुसरो ने अपना खालिक बारी कोश तैयार करके भाषा के आदान प्रदान में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई। सन 1400 से भक्तिकाल का प्रारंभ हुआ। भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वे संत कवि हुए जिन्होंने घोषणा की, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनमें कबीर प्रमुख हैं। नानक, पीपा, दादू, रविदास, मलूकदास इत्यादि इसी समय में हुए। इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा भी है, जिसे प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। ये सूफी कवि सांसारिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त करते थे। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। सूफी संसार में अपने प्रियतम परमात्मा की ही छवि सर्वत्र देखता है। जायसी,
कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी इत्यादि प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं पद्मावत, मृगवती, मधुमालती, चित्रावली आदि हैं। इनमें दोहा चौपाई वाली शैली प्रयुक्त हुई है। इसके साथ ही राम भक्ति शाखा का उदय हुआ, जिसमें तुलसी प्रमुख हैं। नाभादास, प्राणचंद, हृदयराम आदि भी इसी काल में हुए। भक्ति काल को इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। इसमें एक ओर जहां ज्ञानी संत कबीर, सूफी जायसी आदि हुए, वहीं राम भक्त तुलसी और कृष्ण भक्त सूर भी हुए। राम भक्ति से अधिक कृष्ण भक्ति में जनता की रुचि हुई। सूरदास के अतिरिक्त रहीम, गंग, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, नरोत्तम दास आदि के नाम उल्लेख योग्य हैं। तुलसी ने अनमोल साहित्य की सृष्टि की। उनके अमर काव्यों में मानवता के आदर्श भरे पड़े हैं। अब लोगों का ध्यान अलंकार, शब्द शक्ति और रीति की ओर भी बढ़ा। इसीलिए भक्ति काल के बाद की रचनाओं का नाम रीतिकालीन कविता पड़ गया। इसमें साहित्य के शास्त्रीय ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया। काव्य ग्रंथ चमत्कार प्रधान हो गए। इस काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, बिहारीलाल, देव, पद्माकर, भूषण, घनानंद इत्यादि। इन कवियों की भाषा साहित्यिक थी। बिहारी की विशेष रूप से। बिहारी के दोहों के लिए तो कहा भी जाता है, सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। हिंदी की श्रृंगारिक कविता के विरुद्ध आंदोलन का श्री गणेश उसी दिन से समझा जाना चाहिए जिस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना भारत दुर्दशा नाटक प्रस्तुत किया और कहा, आवहु सब मिलके रोभऊ भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता हिंदी में नई प्रगति का संदेश लेकर आई। सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों में हलचल हुई। परिणाम स्वरूप जनता में शिक्षा की रुचि जागी। अभी तक ब्रजभाषा ही कविता का माध्यम थी। कवित, सवैया आदि छंदों का ही प्रयोग होता था, किंतु अब खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। छंदों में भी अनेक रूपता आने लगी। खड़ी बोली उस समय कर्कश थी, किंतु उसमें कोमलता लाने की चेष्टा प्रारंभ हो गई थी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित श्रीधर पाठक इस खड़ी बोली की कविता के युग के प्रथम लेखक एवं आचार्य हुए। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और नाथूराम शंकर शर्मा विलक्षण शब्द निर्माता हुए। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि हुए। साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आधुनिक राष्ट्रीय कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी आदि उल्लेखनीय हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं अत्यंत प्रसिद्ध है। नवीन का कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, त्राहि त्राहि रव छाए। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसी समय में हुई। सुभद्रा कुमारी की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता तो बच्चों के मुख पर आज भी ज्यों की त्यों किलकती रहती है। हिंदी कविता के तीसरे चरण का आरंभ छायावादी काव्य शैली से हुआ। छायावाद का समय मोटे तौर पर सन 1920 से 1936 तक माना जाता है। इस युग के 4 प्रमुख कवि अविस्मरणीय रहेंगे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन कवियों की विशेषताएं हैं व्यापक मानवीय चेतना, सौंदर्य बोध, संवेदनशीलता। किंतु देश की आर्थिक राजनैतिक परिस्थिति ने कविता की धारा का मुख मोड़ दिया। 1936 के बाद जिस धारा में कविता बही उसका नाम
प्रगतिवाद है। कविता को जनता की संपत्ति कहा गया। कवि व्यक्तिगत सुख दुख से हटकर समाज का सुख दुख चित्रित करने लगा। इस युग के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। सन 1943 से हिंदी में जिस नई काव्यधारा ने जन्म लिया उसे प्रयोगवाद कहा गया। इसके प्रवर्तक थे अज्ञेय। अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक नामक एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ जिसमें 7 कवियों की रचनाएं थीं। ये कवि थे अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा। सन 1952 में दूसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ। सन 1955 के लगभग नई कविता का उदय हुआ। नई कविता में पिछली काव्य धाराओं की अनेक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। उसमें छायावादी रोमांस भी है, प्रगतिवाद की सामाजिक चेतना भी और प्रयोगवाद का वैयक्तिक भावबोध भी। नई कविता के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण आदि अनेक कवि हुए। नई कविता प्रवहमान है, इसका भविष्य उज्जवल है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी बोली में गद्य का विकास। इसका इतिहास बड़ा रोचक है। खड़ी बोली मेरठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती थी। अरब, फारस और तुर्किस्तान से आए सिपाहियों को बड़ी कठिनाई होती थी। दोनों ने एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्द सीखकर बातचीत करने का मार्ग निकाला। इस प्रकार सिपाहियों की छावनी में एक खिचड़ी भाषा पकी जिसके दाल चावल खड़ी बोली के थे। नमक आगंतुकों ने मिलाया। धीरे-धीरे खड़ी बोली के 3 वर्तमान रूप हुए। एक शुद्ध हिंदी जो साहित्यिक भाषा कही गई, दूसरी उर्दू जो मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के बाहर की बोलचाल की भाषा बनी, तीसरी हिंदुस्तानी जिसमें हिंदी उर्दू दोनों के ही शब्द प्रयुक्त होते थे। गद्य बहुत पहले से लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, पर अधिक लिखा नहीं गया। अकबर बादशाह के यहां गंग बहाट था। उसने चंद छन्न वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य में ही लिखी थी। हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा 4 प्रमुख लेखकों ने की। इनमें मुंशी सदासुख और सदल मिश्र पहले उल्लेखनीय हैं, फिर लल्लू जी लाल और इंशाउल्लाह खां का महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्षेत्र में आते ही हिंदी में उन्नति का युग आया। बंगला नाटकों का अनुवाद हुआ, मौलिक नाटकों की रचना हुई, उपन्यास लिखे गए, निबंधों का प्रारंभ हुआ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि ने गद्य साहित्य को भरपूर समृद्ध किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना और सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी गद्य को उन्नति और प्रोत्साहन का मार्ग मिला। समालोचनाएं लिखी जाने लगीं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी इत्यादि ने अपूर्व योगदान दिया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम की ये एक झलक मात्र है, जिससे हिंदी की सशक्त परंपरा का पता लगता है। इतने कम समय में हिंदी साहित्य ने इतनी अद्भुत प्रगति की है कि आज विश्व साहित्य में उसका निजी महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक और कविता के क्षेत्र में वो विश्व की किसी भी अन्य भाषा के समकक्ष है। हिंदी साहित्य की रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शकुंतला शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार मंजू मैनी और राम मैनी, ध्वन्यांकन दीपक पांडेय, ध्वनि सहयोग हरीश शर्मा, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।